अक्टूबर तक भारत को राफेल की दूसरी बैच डिलीवर होने वाली है और साथ ही अभी एडिशनल 36 राफेल को खरीदने के लिए तैयारी की जा रही है। इमरान खान को यह डर है कि अगर पाकिस्तान को इस बार ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी 4 अलग अलग तरह के गन्स को इंडियन आर्मी को टेस्ट करने के लिए दिया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। इसरो की तरफ से अभी SSLV की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दोबारा शुरू किया जा चुका है। जापान और भारत के बीच अभी एक लॉजिस्टिक पैक्ट साइन होने वाली है, जिसके बाद भारत जिबूती और जापान अंडमान को एक्सेस कर सकता है। और अंत में चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी में अपनी DF-21D और DF-26 मिसाइल को फायर किया गया है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम और चाइना के बीच तनाव बढ़ने की आशंका किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल की तरफ से है। आप सबको ये बात पता है कि भारत में अभी 5 राफेल जेट पहुंच चुकी है और इंडियन एयरफोर्स अब इनका इस्तेमाल भी करने लगी है। इमरजेंसी की वजह से इनको तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल कर दिया गया था, लेकिन फाइनली राफेल को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए 10 सितंबर का दिन चुना गया है। 10 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स की अंबाला एयरवेज में राफेल को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके फ्रेंच काउंटरपार्ट के मौजूदगी में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। खैर, ये तो पुरानी खबर है, लेकिन अभी राफेल को लेके एक और अच्छी खबर है और वो ये है कि अक्टूबर में भारत को राफेल की दूसरी बैच मिलने वाली है। फ्रांस की तरफ से क्लैरिफाई करते हुए कहा गया है कि अक्टूबर में भारत को सेकेंड बैच के राफेल को डिलीवर किया जाएगा। इस बैच में 4 राफेल होने वाली है, जो कि शायद सबके सब सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाली है। इन सबको अभी अंबाला एयरवेज में तैनात किया जाएगा और ये अभी 5 राफेल के साथ गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में इंडक्ट किए जाएंगे। इनको भारत लाते वक्त भी सेम रूट को फॉलो किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले फ्रांस से अल दफा एयरवेज आएंगे और वहां पर शायद एक रात रुकने के बाद दूसरे दिन अंबाला की उड़ान भरेंगे। द प्रिंट में इसको लेके एक और रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि भारत अभी सबसे ज्यादा अहमियत अपनी तेजस MK1 डील को दे रहा है, लेकिन MMRC-2 डील के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। बदले में एडिशनल 36 राफेल को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को तैयार किया गया है, जो कि शायद पहले बैच के राफेल की डिलीवरी पूरा होने के बाद या फिर उससे पहले भी पेश किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान के ऊपर FATF कड़ी नजर रखा हुआ है और ये FATF के ब्लैक लिस्ट में अब तक कब से आ गए होते, लेकिन कुछ सुअर प्रेमी देश भी पृथ्वी में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को सुअरों का मांस पसंद है और कुछ उनके साथ कोपचे में जाके अजीबोगरीब संबंध बनाने का शौक रखते हैं। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्हीं की वजह से पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्ट में ऐड होने से बचता आ रहा है। फिलहाल अभी वो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन FATF के द्वारा दिए गए पॉइंट्स के ऊपर अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ सकती है। और ये मैं नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बता रहे हैं। इमरान खान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान इस बार ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक सेक्टर में काफी नुकसान होने वाला है और इससे पाकिस्तानी रुपीज का जो वैल्यू है वो काफी हद तक गिर जाएगा। वैसे अभी अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें तो इस पिक्चर से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अभी इमरान खान का ये कहना कि आगे ये और भी बदतर बन सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तानी करेंसी का वैल्यू कम होने लगेगा तो पाकिस्तान के पास अभी इतना फॉरेन रिजर्व भी मौजूद नहीं है जिनसे वो इनको एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो या फिर कोई और चीज हो। और इससे जो गरीब लोग हैं उन पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, एक देश के PM होने के नाते उनका ये चिंता करना फर्ज बनता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहा है और हर फ्रंट में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है और भारत को लगभग सभी देश पूरी तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। कुछ गिने चुने देश है जो कि अभी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं की मदद से पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बच पाया है। लेकिन यहाँ पर भारत पर दोष देने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना है तो FATF के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और वैसे भी पाकिस्तान को अभी FATF की तरफ से काफी सारा वक्त दिया जा चुका है। अगर पाकिस्तान सुअरों को सपोर्ट करता रहेगा और उनको फंड प्रोवाइड करता रहेगा तो इमरान खान का ये जो डर है ये सच में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है।
अगला अपडेट कल्याणी ग्रुप की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से ATAGS की 4 गन को फाइनल ट्रायल करने के लिए इंडियन आर्मी को दिया गया था। अभी सुनने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी अभी ATAGS के साथ साथ कल्याणी ग्रुप की बाकी गन्स को भी ट्रायल करने वाली है, जिसमें गरुड़ा जो कि 105 mm की माउंटेड गन है, भारत 52 जो कि एक 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है, 155 mm 39 कैलिबर की अल्ट्रालाइट हाउजर और एक ट्रक माउंटेड गन को भी इंडियन आर्मी को टेस्ट करने को दिया जाने वाला है और ये भी 155 mm 39 कैलिबर का गन है। इसके अलावा ATAGS की बात करें तो अभी तक इसके लगभग सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और इसकी 400 यूनिट के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। और इससे पहले एल्विट सिस्टम के साथ जो एथॉस 2052 गन को खरीदने का फैसला किया गया था, उनकी जगह में यहाँ पर भारत 52 गन्स को इंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी जो अल्ट्रालाइट हाउजर को डेवलप किया गया, ये हमारे M777 गन की जगह में इंडक्ट किए जा सकते हैं और इनको स्पेशली माउंटेन रीजन में डिप्लॉय करने में काफी आसानी होने वाली है। कल्याणी ग्रुप की ट्रक माउंटेड गन की बात करें तो ये एक 4x4 ट्रक में माउंट किया गया है और ये स्पेशली लद्दाख जैसे एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रक माउंटेड सिस्टम होने की वजह से इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, साथ ही साइज में भी ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जिस वजह से इसको संकरे रास्तों में भी इजीली लिया जा सकता है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी लद्दाख में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है और HAL की तरफ से बनाए गए 2 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्रोटोटाइप को अभी लद्दाख में डिप्लॉय करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर इनको हाई अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए टेस्ट किया जाएगा और हो सकता है ये इनकी फाइनल और विंटर ट्रायल होने वाली है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या LUH की बात करें तो इसको अभी दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ CHN में भी टेस्ट किया जाएगा, जो कि 18,875 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई में मौजूद है। और अगर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इस टेस्ट को पार कर जाता है तो HAL को इसके लिए अच्छी खासी ऑर्डर मिल सकती है। अभी आर्मी की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की सभी टेस्ट को मेजर किया जा रहा है और अगर ये सभी पैरामीटर को क्लियर कर लेता है तो इसको FOC मिलने के साथ साथ प्रोडक्शन क्लियरेंस भी मिल जाएगी। इंडियन आर्मी को अभी 126 के आसपास ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है और इंडियन एयरफोर्स को भी 61 हेलीकॉप्टर की जरूरत है और ये सब 3 टन क्लास के हेलीकॉप्टर सेगमेंट में होने वाले, जिनको हमारे चेतक या चीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनको आमतौर पर रिकॉनेंस या फिर सर्वेलेंस मिशन में डिप्लॉय किया जाएगा और बदले में हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को बेसिक लाइट ट्रांसपोर्ट रोल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। चाइना की तरफ से अभी रिसेंटली साउथ चाइना सी में एक ही बार में 4 अलग अलग जगहों में मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और ये उन जगहों में कंडक्ट किया गया था जिनको डिस्प्यूटेड रीजन कहा जाता है। और ये एक्सरसाइज भी छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि चाइना ने इस एक्सरसाइज के दौरान अपने DF-21D और DF-26 जैसे मिसाइल को फायर किया था। ये मिसाइल चाइना के सबसे घातक मिसाइल में से एक है और इनको चाइना कैरियर किलर भी कहता है और इन मिसाइल को चाइना यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के खिलाफ डिप्लॉय करने वाला है। कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से साउथ चाइना सी में अपने B-2 बॉम्बर्स को और डिस्ट्रॉयर फ्लीट को भेजा गया था और यहाँ पर US नेवी की तरफ से पिछले महीने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किए गए थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की नेवी के 2 न्यूक्लियर कैरियर शामिल थे। अभी यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि पिछले हफ्ते चाइना की तरफ से जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था उसमें चाइना की तरफ से 4 मिसाइल फायर किए गए थे और ये हाइनान आइलैंड के करीब आके स्ट्राइक किए थे, जिनको डिस्प्यूटेड रीजन कहा जाता है। इस बात पर चाइना का ये कहना है कि वो अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए इस टेस्ट को कर रहे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट को चाइना के रीजन से दूर रहना चाहिए, वरना अगर यूनाइटेड स्टेट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर सकता है तो चाइना अपनी कैरियर किलर मिसाइल को भी भेज सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना यहाँ पर सीधी तौर पर US को धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ने भी साउथ चाइना सी से दूर रहे, वरना चाइना की तरफ से उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मार के गिराया जा सकता है। अभी चाइना की तरफ से जिन 2 मिसाइल को टेस्ट किया गया था उनमें से DF-21D मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है और DF-26 मिसाइल का रेंज 4000 किलोमीटर है, जो कि काफी दूरी से यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकते हैं। अब तक इस बात पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि यूनाइटेड स्टेट की चुप्पी के पीछे कुछ खास वजह जरूर होने वाली है। वहीं पर भारत के साथ भी चाइना के तनाव कम नहीं हो रहा है और अभी वो डेमचौक के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में काफी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं और फाइबर नेटवर्क को भी बॉर्डर के करीब ला रहे हैं। अभी भी भारत के साथ चाइना बातचीत कर रहा है, लेकिन हमेशा की तरह इस बातचीत का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और वो दूसरी तरफ अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते जा रहे हैं और भारत की तरफ से भी हमारे बॉर्डर रोड्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को तेज कर दिया गया है।
अभी हमारे बॉर्डर रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए पहले जो फंड एलोकेट किए गए थे उनको भी काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। अगला अपडेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV को लेके है। आप सबको याद होगा लगभग 10 से 15 दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इसरो की अभी 2 मेन असेंबली लाइन को बंद कर दिया गया था, जिसमें एक SSLV यूनिट था और एक GSLV Mark 3 का असेंबली लाइन था। अब क्यों बंद किया गया था ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी दोबारा से इसरो की तरफ से अपनी SSLV यूनिट को एक्टिव करने का फैसला किया गया है। अपडेट के मुताबिक इसरो अभी अपनी सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर प्लांट इन दोनों को एक्टिव करने वाली है। इनको लगभग 10 दिन के बाद दोबारा रीओपन किया जा रहा है। हालांकि अभी इनको पार्सली ओपन किया जाएगा, लेकिन आगे चल के इसरो फुल स्ट्रेंथ के साथ इस पर काम कर सकती है, क्योंकि इसी साल के अंत तक इसरो 2 SSLV लॉन्च को करने वाली है। और पहले किए गए प्लान के मुताबिक SSLV की प्री मिक्सिंग को 27 अगस्त को और कास्टिंग को 4 सितंबर को करने का प्लान किया गया था। अभी सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर प्लांट के सभी एसेंशियल मेंबर के अलावा बाकी सभी मेंबर अपने घर में रहकर ही काम करने वाले हैं। जरूरत के वक्त फोन के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। अगला अपडेट भी कल्याणी ग्रुप की तरफ से है। कल्याणी ग्रुप और रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से की गई जॉइंट वेंचर प्रोग्राम को अभी एक स्टेप और आगे ले जाते हुए कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से हैदराबाद में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को ओपन करने का निर्णय लिया गया है, जो कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में रिसर्च करने वाली है। कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम के CEO रुद्र जडेजा ने बताया है कि उन्होंने इसी साल एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियरिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किया था और अभी भी इस सेक्टर में वो और आगे जाना चाहते हैं और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर वो भारत में खुद की रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी को सेटअप करना चाहते हैं, जो कि आत्मनिर्भर बनने में हमको काफी मदद करने वाला है। अभी हैदराबाद में कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की जो फैसिलिटी है वहां पर मिसाइल की सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाता था, साथ ही मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क भी किया जाता था। अगला अपडेट भारत और जापान को लेके है। भारत और जापान के बीच अभी एक एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, जिसके साइन होने के बाद ये भारत को जापान के नेवल वेसेस को एक्सेस करने की क्षमता देने वाली है। साथ ही जापान भी भारत के नेवल वेसेस को एक्सेस कर सकता है। इससे भारत के लिए जो सबसे जरूरी बेस होने वाला है वो जापान की मिलिट्री बेस होने वाली है, जो कि जिबूती में मौजूद है और स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहाँ से इंडियन नेवी गल्फ में बहुत ही मजबूत पकड़ बना सकता है। ठीक वैसे ही जापान की बात करें तो जापान के लिए भारत की अंडमान बेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जापान और इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में होने के बाद चाइना के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बारे में 2018 से डिस्कशन करना शुरू किया गया था और अभी जब जापान के PM भारत के गश्त पर आने वाले हैं, इसी दौरान इसको साइन किया जा सकता है। आज सुनने को आया था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर की तबीयत थोड़ी खराब थी और हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही जल्द रिकवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।